इस समय जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उज्बेकिस्तान में है, समरकंद में है, तब यूक्रेन से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां रशिया की सेना को ऐसे इलाकों से पीछे हटना पड़ रहा है। वो इलाके जिन पर 24 फरवरी के बाद रशिया ने कब्जा कर लिया था। यह दुनिया की एक ऐसी खबर है जो अभी किसी की समझ में नहीं आ रही। फिलहाल इस युद्ध के बारे में सही जानकारी निकालना इस समय सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी जीत के ऐसे दावे कर रहे हैं जिनकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता। जैसे यूक्रेन ने कहा है कि उसने रशिया के कब्जे से अपने कई इलाकों को छुड़ा लिया है। इनमें उत्तर पूर्वी यूक्रेन के इलाके सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिनमें खार्किव भी है। खार्किव वही शहर है जिस पर रशिया के नियंत्रण से यूक्रेन पूरी तरह बैकफुट पर आ गया था, क्योंकि यह पूरा इलाका उसकी राजधानी से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक 1 सितंबर से 12 सितंबर के बीच यूक्रेन की सेना ने बड़े स्तर पर सैन्य अभियान चलाया और इस युद्ध में उसने अपने 6000 वर्ग किलोमीटर के इलाके को रशिया की सेना के कब्जे से आजाद करा लिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। भारत की राजधानी दिल्ली का क्षेत्रफल लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर है, यानी इस हिसाब से सिर्फ 12 दिनों में यूक्रेन की सेना ने दिल्ली जैसे 4 बड़े शहरों के बराबर इलाके को रशिया की सेना से छुड़ा लिया है। यूक्रेन और पश्चिमी मीडिया का यह भी दावा है कि इस लड़ाई में यूक्रेन की सेना बलाक्लिया, कुपियांस्क और इजियम जैसे बड़े इलाकों में भी रशिया की सेना को हराने में कामयाब रही है। और इजियम शहर यूक्रेन के उसी दोनियस्क शहर में मौजूद है, क्षेत्र में मौजूद है, जिसे पुतिन ने युद्ध से कुछ दिन पहले एक देश के रूप में मान्यता दी थी। यानी अभी यूक्रेन और पश्चिमी मीडिया द्वारा दी जा रही जानकारी को सही मान लिया जाए तो जहां से यह युद्ध शुरू हुआ था, यूक्रेन की सेना उसी इलाके में पहुंच चुकी है और उसने इसे वापस अपने नियंत्रण में ले लिया है। रशिया के लिए यह खबर इसलिए भी बुरी है क्योंकि युद्ध के बाद से उत्तर पूर्वी यूक्रेन में उसकी सेना जितने भी सैन्य ऑपरेशन चला रही थी, उन सभी लड़ाइयों का बेस यही शहर था और यहां रशिया की सेना ने अपनी तोपें और सबसे ज्यादा सैनिकों को इकट्ठा करके रखा था। उत्तर पूर्व के अलावा दक्षिणी यूक्रेन के खैरसॉन क्षेत्र में भी यूक्रेन की सेना ने 500 वर्ग किलोमीटर के इलाके में रशिया की सेना को पीछे धकेलने की बात कही है। और खैरसॉन यूक्रेन का वो इलाका है जिसकी सीमाएं क्रीमिया से लगती हैं और क्रीमिया वो क्षेत्र है जिसे वर्ष 2014 में ही रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया था। कुल मिलाकर कहें तो इन सारी जानकारियों से लगता है कि युद्ध के 6 महीने के बाद रशिया की सेना कमजोर हो रही है, पीछे हट रही है। इस समय युद्ध को लेकर जितनी भी जानकारियां बाहर आ रही हैं या अखबारों में छप रही हैं, वो जानकारियां या तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से आ रही हैं या अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां ऐसा कह रही हैं या फिर पश्चिमी मीडिया द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा कि रशिया की सरकार और वहां का मीडिया इस पर क्या कह रहा है। हमने आज रशिया के सरकारी मीडिया और वहां के अखबारों में छप रही खबरों को भी पढ़ा और इस दौरान हमें 2 बड़ी बातें पता चली। पहली बात, यूक्रेन के 20% हिस्से पर अब भी रशिया का पूरी तरह नियंत्रण है। 20% इलाके पर यूक्रेन का कुल क्षेत्रफल 6,03,550 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 1,20,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका इस समय भी रशिया की सेना के कब्जे में है। यानी यूक्रेन और पश्चिमी मीडिया द्वारा यह कहना कि रशिया की सेना इस युद्ध में हार रही है, ये तो सही नहीं होगा, लेकिन रशिया की सेना पीछे जरूर हटी है। दूसरी बात, रशिया के रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में इस बात को पूरी तरह गलत बताया है कि यूक्रेन ने उससे 6000 वर्ग किलोमीटर का इलाका छीन लिया है। यानी रशिया इससे भी इनकार कर रहा है। उसने ये कहा है कि इन इलाकों से उसकी सेना पीछे नहीं हटी, बल्कि पहले से बनी योजना के तहत सैनिकों को फिर से लामबंद किया जा रहा है। यानी ये एक रणनीति है, यानी पहले से ज्यादा सैनिक अब वहां पर रशिया भेजने की तैयारी कर रहा है। हालांकि यहां रशिया का मीडिया और अखबार क्या कह रहे हैं यह समझना भी जरूरी है। रशिया के सरकारी टीवी पर हर रविवार को युद्ध से जुड़ी जानकारियां प्रसारित होती हैं, लेकिन इस हफ्ते रशिया के सरकारी टीवी पर बताया गया कि यूक्रेन की सेना ने बड़े संख्या बल के साथ कुछ इलाकों पर हमला किया, जिससे रशिया की सेना को वहां से पीछे हटना पड़ा। यह बात रशिया का सरकारी टेलीविजन कह रहा है। इसके अलावा रशिया के कुछ अखबार ये लिखते हैं कि अमेरिका और नेटो के देश यूक्रेन को पैसे की मदद दे रहे हैं और सैन्य मदद भी दे रहे हैं, जिससे उसकी सेना को युद्ध में थोड़ी बहुत कामयाबी मिल रही है। 24 फरवरी को जब यह युद्ध शुरू हुआ था,
तब से लेकर अब तक यूक्रेन को 85 बिलियन यूएस डॉलर यानी 6,78,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद बाहर से मिल चुकी है और इसमें भी आधी मदद अकेले अमेरिका से आई है। अमेरिका ने यूक्रेन को 3,55,000 करोड़ यूरोपियन यूनियन माफ कीजिएगा 3,55,000 करोड़ रुपए दिए हैं। यूरोपियन यूनियन ने 93,200 करोड़, ब्रिटेन ने लगभग 52,000 करोड़, जर्मनी ने 25,000 और कनाडा ने 23,900 करोड़ रुपए की मदद यूक्रेन को भेजी है। इसके अलावा अमेरिका और नेटो देशों ने यूक्रेन को लेटेस्ट हथियार भी दिए हैं। लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को 12 से ज्यादा रॉकेट सिस्टम्स और सतह से हवा में मार करने वाला एक मिसाइल सिस्टम दिया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मिलकर यूक्रेन को 100 से ज्यादा आधुनिक तोप और एंटी टैंक वेपन्स दिए हैं और टर्की ने हमला करने वाले ड्रोन्स यूक्रेन को बेचे हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो युद्ध तो रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है, लेकिन इस युद्ध की आग ऐसे ही जलती रही तो इसके लिए अमेरिका और नेटो देश पूरी लगन से काम कर रहे हैं कि यह युद्ध ऐसे ही चलता रहे। और बड़ी बात यह है कि फिलहाल दुनिया में इस युद्ध से जुड़ी सारी जानकारियां अमेरिका और पश्चिमी मीडिया द्वारा ही दी जा रही हैं। आप जानते हैं दुनिया के जितने बड़े बड़े अखबार हैं, बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसी हैं, वो सब पश्चिमी देशों के नियंत्रण में है। इसलिए जो वो न्यूज एजेंसी खबर देती हैं वो पूरी दुनिया के अखबारों में छपता है। जैसे अमेरिका की आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस युद्ध में अब तक यूक्रेन के 9,000 जवान मर चुके हैं, जबकि रशिया के 70 से 80,000 जवान मारे गए और घायल हुए। युद्ध की वजह से यूक्रेन के 1,30,00,000 लोगों को पलायन करना पड़ा, जिनमें 67 लाख लोगों ने अकेले यूरोप के देशों में ही शरण ली। और यूक्रेन की सरकार का दावा है कि इस युद्ध में उसके 30,000 नागरिक मारे गए। अब आप इन कड़ियों को जोड़कर देखिए। यूक्रेन कहता है कि युद्ध में उसके सिर्फ 9,000 सैनिक ही मारे गए हैं, लेकिन मरने वाले नागरिकों की संख्या वो 30,000 बताता है। और पश्चिमी मीडिया इन आंकड़ों को प्रमुखता से दिखाता है, जिससे दुनिया में यह संदेश जाता है कि यूक्रेन की सेना बहुत बहादुरी से लड़ रही है, इसलिए उसे कम नुकसान हुआ है और रशिया की सेना क्रूरता के तरीके अपना रही है, जिससे उसके हजारों नागरिक, यूक्रेन के नागरिक मारे गए हैं और यूक्रेन पर इस समय बहुत अत्याचार हो रहा है। और इस तरह की खबरें भी, तस्वीरें भी आ रही हैं जो इस समय आप देख रहे हैं कि कैसे रशिया के जो सैनिक हैं वो अपने हथियार यूक्रेन में ही छोड़कर वहां से भाग गए हैं। ये रशिया के टैंक्स की तस्वीरें हैं और उनके दूसरे हथियारों की तस्वीरें हैं जो रशिया के जो सैनिक हैं वो इन्हें यूक्रेन में छोड़कर ही वापस भाग गए हैं। युद्ध के दौरान होने वाली आंकड़ों की इस बाजीगरी को अंग्रेजी में हम फॉग ऑफ वॉर कहते हैं, यानी युद्ध के कोहरे में छिपा वो सच जिसे देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिलहाल ऐसा ही हो रहा है क्योंकि दोनों ही देश अपने बारे में दुष्प्रचार करते हैं, दूसरों के बारे में दुष्प्रचार करते हैं और कभी यह पता नहीं चलता कि असल में किसकी सेना के कितने लोग मारे गए हैं और किसे कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल दुनिया का युद्ध, इस युद्ध का वही पक्ष दुनिया देख रही है जो यूक्रेन, अमेरिका और पश्चिमी मीडिया दिखा रहा है, जबकि रशिया का पक्ष दुनिया के बड़े बड़े अखबारों और मीडिया से गायब है। असल में रशिया ने जो गलती की वो ये कि रशिया ने कभी भी सॉफ्ट पावर पर ध्यान नहीं दिया, रशिया ने मीडिया पर ध्यान नहीं दिया, रशिया ने बड़े बड़े टेलीविजन नेटवर्क नहीं बनाए, बड़े बड़े अखबार नहीं बनाए जो पूरी दुनिया में चलते हों। और पश्चिमी देशों ने और अमेरिका जैसे देशों ने अपने यहाँ बड़े बड़े अखबार स्थापित किए हैं, मीडिया हाउस स्थापित किए हैं, टेलीविजन नेटवर्क ऐसे बनाए हैं जो पूरी दुनिया में देखे जाते हैं और बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज उन्होंने बना ली है। इसलिए जब नैरेटिव की बात होती है, प्रचार की बात होती है, तो अमेरिका और यूरोपीय जो देश हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं क्योंकि उनके पास प्रचार करने के सबसे बड़े हथियार उनके पास हैं। और रशिया जैसे जो देश हैं उन्होंने कभी इस प्रचार की लड़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया। जैसे पिछले कुछ घंटों से पूरी दुनिया में एक ही खबर है और वो ये कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की एक सड़क दुर्घटना हुई है, उनकी गाड़ी की दुर्घटना हो गई है। 14 सितंबर को जेलेंस्की उत्तर पूर्वी यूक्रेन के उन इलाकों में गए थे जहां उनकी सेना ने जीत हासिल की है। इस दौरे के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तब उनकी कार एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें जेलेंस्की तो बाल बाल बच गए, ज्यादा चोट नहीं आई। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस खबर को लेकर बड़ी चर्चा होती रही कि कहीं रशिया तो इस सड़क दुर्घटना के पीछे नहीं है। यानी इस खबर ने भी जेलेंस्की को एक हीरो ही बना दिया।
अब बड़ा सवाल यह है कि रशिया की सेना के पीछे हटने की वजह से आगे क्या होगा। पहली बात तो यह है कि पुतिन अपनी ही घरेलू राजनीति में कमजोर हो सकते हैं। रशिया में पुतिन की छवि एक बहुत मजबूत नेता की रही है और उनके लिए कहा जाता है कि वो कभी यू टर्न नहीं लेते, यानी एक बार जब वो कोई फैसला कर लेते हैं तो उसे अंजाम तक लेकर ही जाते हैं। लेकिन अगर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उनके फैसलों को देखें तो अगर उनकी सेना नहीं जीती तो उन फैसलों की आलोचना होने लगेगी और वो एक वीक विकेट पर आकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो युद्ध होता है, चाहे वो कोई भी देश लड़ रहा हो, उस युद्ध का अंदरूनी राजनीति पर सीधा असर पड़ता है। अगर वो देश युद्ध जीतता है तो नेता मजबूत हो जाता है और अगर वो देश युद्ध हारता है तो फिर नेता कमजोर हो जाता है। और अब अगर इस युद्ध से पुतिन को वैसे नतीजे नहीं मिले जिनकी उन्हें उम्मीद है तो इससे रशिया के आम लोगों की नजरों में उनकी छवि कमजोर हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय छवि भी कमजोर होगी और देश के अंदर भी पुतिन की लोकप्रियता जो है कम हो सकती है। और अभी तक उनकी जो लोकप्रियता है और वहां उनकी राजनीति पर जो पुतिन की पकड़ है, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत और पूंजी है। इसलिए इस युद्ध पर बहुत कुछ टिका है। दूसरा सवाल यह है कि अगर उन्हें दोबारा इस युद्ध में निर्णायक जीत हासिल करनी है तो उन्हें क्या करना होगा। पुतिन इसके लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी दे सकते हैं और आज तक के इतिहास में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार हुआ है। वर्ष 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हथियार दागे थे, लेकिन उसके बाद कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ और इसे लेकर धमकियां तो बहुत दी गई हैं और इन धमकियों का असर भी होता है। तो आप कह सकते हैं कि परमाणु हथियार हाथी के दिखाने वाले दांत की तरह हैं, जिनकी मदद से परमाणु संपन्न देश एक दूसरे को डराते हैं और इस युद्ध के बीच पुतिन भी इस रणनीति को अपना सकते हैं और उनके पास परमाणु हथियार मौजूद हैं, यूक्रेन के पास परमाणु हथियार नहीं है। तो हो सकता है एक आखिरी विकल्प, तो वो दो चीजें कर सकते हैं, या तो पहले से भी ज्यादा बड़ी संख्या में जो सैनिक हैं वो दोबारा से रीइंफोर्समेंट करके अपनी सेना को वहां भेजें, पहले से कहीं ज्यादा सेना, पहले से कहीं ज्यादा हथियार उनका प्रयोग करें और फिर वापस इस गेम में आए। दूसरी बात यह है कि आगे चलकर अगर उन्हें लगे कि ये युद्ध उनके हाथ से निकल रहा है तो फिर उन्हें परमाणु हथियारों की धमकी शायद देनी ही पड़ेगी।